हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन इन 2D में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें एक रेन मैन प्रॉब्लम भी थी। उसी रेन मैन प्रॉब्लम का लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रखा था और बोला था दिस इज चैलेंजिंग क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने वो अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब देखते हैं। वही है, देखिए न्यूमेरिकल बेसिकली कुछ भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है। तो जितने वैरायटी के न्यूमेरिकल करेंगे उतना ही वैरायटी के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। लेकिन हमारे जितने भी रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उन्हीं तीन वैरायटी में इधर उधर घूम के ही रहने वाले हैं। और तीन वैरायटी हमें समझ में आ गई, तीन वैरायटी को सोल्व करना हमें आता है, तो क्वेश्चन में कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया ए मैन कमिंग डाउन ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद अ स्पीड 2 रूट मीटर पर सेकेंड। यानी अगर इस पहली लाइन को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं तो मुझे मैन की डायरेक्शन भी दे दी और मैन की स्पीड भी दे दी है, यानी मैन का कंप्लीट वेलोसिटी वेक्टर हमें दे दिया गया है। तो अगर मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करूं, हमारे पास तीन चीजें होती है बच्चों, वीएम, वीआर एंड वीआरएम। तो मैन का देखिए 2√3 उसकी स्पीड दे दी, इंक्लाइन प्लेन पर 30 डिग्री के साथ आ रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन भी हमें दे दी, कंप्लीट वेक्टर दे दिया हमें। ठीक है। ही कीप्स हिज अम्ब्रेला वर्टिकल टू द ग्राउंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। देखिए वो चलते चलते आ रहा है, ऐसे स्लाइड कर, मतलब ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है नीचे की डायरेक्शन में ना, और छाता ऊपर रखा हुआ बिल्कुल सीधा, यानी वो वीआरएम की डायरेक्शन है। तो वीआरएम की डायरेक्शन भी हमें दे दी गई है बच्चों। इसलिए कह रहा हूं, चीजों को आइडेंटिफाई करना ही सबसे मेन काम है। एट व्हाट एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल ही विल हैव टू होल्ड हिज अम्ब्रेला व्हेन ही कम्स टू एट रेस्ट। यानी जब वो रुक जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, तो वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल पर अपना अम्ब्रेला को होल्ड करे टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। अब मेरे बच्चों प्लीज पे अटेंशन हियर। एक बात बताइए, हम लोगों ने कल एक केस किया था, इफ यू रिमेंबर, कि वीआरएम का फॉर्मूला होता है वीआरएम वीआर माइनस वीएम, है ना। और हम लोगों ने क्या बोला था, याद करो, कि हमेशा वीआरएम की डायरेक्शन के ऑपोजिट में ही उसको अम्ब्रेला लगाना है। डन है ना। तो पहली लाइन देख के ही समझ में आ गया, चल रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, वीआरएम नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज, जब वो कह रहा है कि रेस्ट पर आ गया, तो रेस्ट पर आ गया इसका मतलब क्या है, एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या बच्चों, वीएम की वैल्यू 0 हो गई, और वीएम की वैल्यू 0 हो गई का मतलब क्या है कि वीआरएम कुछ भी नहीं है, वीआर ही है। यानी उसकी रियलिटी में जो वीआर होगा ना, एक्चुअल स्पीड जो रेन की होगी, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन होगा, उसी डायरेक्शन में वो छाता लगाएगा। यानी हमें क्या और दे दिया है कि देखिए ये जब छाता रुकेगा तो ए डायरेक्शन में रुकने के बाद जब वो एट रेस्ट पर आ जाएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन, है ना, उसको होल्ड करना है। यानी हमें निकालना क्या है बच्चों, और हमें गिवन क्या है, वीआर गिवन है, वीआर बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड। देखो वही सब चीजें, चार चीजें गिवन है, दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। अब हमसे पूछा जाए तो वीआरएम, तो हम वीआरएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमसे पूछा जाए ये डायरेक्शन, तो हम ये डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे ये डायरेक्शन पूछी गई है, बट हमें तो सब निकालना आता है सर। देखिए अब कैसे करें, बड़ा बेसिक सा स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है, जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन गिवन है उनको एक तरफ लेके आ जाओ। किन किन की डायरेक्शन गिवन है, सर हमें वीएम की डायरेक्शन गिवन है, हमें वीआरएम की डायरेक्शन गिवन है। स्टेप नंबर 1 है ये हमारा। सबसे पहले याद करो 3 स्टेप्स को सोल्व करने का तरीका। आप बताइए कैसे करें। तो वीआरएम हमें पता है, हमें वीएम की डायरेक्शन, यानी वीएम इधर आ जाएगा, तो वीएम की डायरेक्शन आ गई, तो ये हमारे पास क्या बना, वीआर। लो जी, बिना सोल्व करे हमें इतनी चीजें समझ में आ गई। अब चलो डायग्राम के साथ चलते हैं। डायग्राम में क्या बोला गया है कि डायग्राम में बोला गया कि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में ये 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, जो कि प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इस पे ये हमारा जो भी मैन है ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में छाते को रखे हुए आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो बच्चों, ये कौन कौन सी दो कंडीशन है।
हमें वी आर एम की डायरेक्शन पता है, हमें वी एम की डायरेक्शन पता है, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए सर, वी आर एम प्लस वी एम ही हमारा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन आ जाएगा। बिल्कुल, यानी डायरेक्ट एडिशन करना है, हमें डायरेक्ट एडिशन करना है। ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़ा सा मैथ से, बस थोड़ा सा मैथ। देखिए अगर मैं इस वाले इंक्लाइंड प्लेन को, दिस इज वी आर एम, दिस इज वी एम, और इन दोनों का एडिशन ही करना है हमें, वेक्टर एडिशन, क्या मिल जाएगा, वी आर। तो क्यों ना इसका हेड इसकी टेल अगर मैं ज्वाइन कर लूं, ये देखो ट्रायंगल लो लगा ना, ये ट्रायंगल लो लगा हमारे पास। दोबारा देखिए, ट्रायंगल लो बना, ये वेक्टर एक का एंड दूसरे की स्टार्टिंग, और इनका एक का एंड, एक की स्टार्टिंग एक का एंड ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वी आर। अब ट्रायंगल लो हमें लगाना आना चाहिए सर, ट्रायंगल लो हमें लगाना आ गया तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। ये एंगल कितना था बच्चों, 30 डिग्री, 30 डिग्री था, ये देखना एक बार ध्यान से, 30 डिग्री एंगल ये, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाओ डायग्राम, आपको और अच्छा लगेगा। देखो बहुत अच्छे से समझना, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज वी आर एम, दिस इज वी आर, सॉरी वी एम, और ये रिजल्टेंट हमारा बना वी आर। डन है, इतना तो हमें समझ में आ गया। चलिए अब ये 30 डिग्री है, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं बच्चों, देखो पैरेलल लाइन, तो दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों हमारे पास, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर वी आर है, देखो ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें, ये ए बी सी एक राइट एंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल नहीं है, एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास। ए बी सी को अगर मैं डिफाइन करूं, देखना ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एंगल बना हमारा 120 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें याद करो, यहां पर आके जब वो रुक जाएगा, यहां पर आके जब वो रुक जाएगा, तो जिधर वी आर आता हुआ दिखाई देगा वही वी आर एम होगा, और उसी डायरेक्शन में वो छाता रखेगा, तो यानी उसको इसी डायरेक्शन में, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर, तो इसको इसी डायरेक्शन में अपना छाता रखना है। किसके रेस्पेक्ट में, वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये दीज टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि दोनों ही वर्टिकल लाइंस है, तो ये भी थीटा। बोलो समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया तो याद कीजिए, हमें वी आर एम नहीं पता, हमें वी एम पता है, हमें वी आर भी पता है। वी आर कितना बच्चों 5, वी एम कितना बच्चों 2√3। देखो ध्यान से, क्यों ना यहाँ पे लैमी थ्योरम लगाई जाए। देखिए एक क्लोज ट्रायंगल है, लैमी थ्योरम लगाते हैं। लैमी थ्योरम क्या कहती है, ये वाली साइड इसके ऑपोजिट वाला एंगल, ये वाली साइड इसके ऑपोजिट वाला एंगल। अब देखो इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला थीटा, तो 2√3 बाय साइन ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू, लैमी थ्योरम आनी चाहिए, आपको सिखाइए, ये वाला एंगल इसके साइड ये, यानी 5 बाय साइन ऑफ 120, और दिस इज इक्वल टू, और भी अगर आपको करना है तो वी आर एम बाय ये वाला एंगल अल्फा जो भी है, वी आर एम बाय साइन ऑफ अल्फा, हम यहां से भी निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, लेकिन हमें थीटा निकालना, तो हमारा काम इन दो से इक्वेशन से हो जाएगा। देखो अब 2√3 को एज इट इज रखने दीजिए, साइन थीटा हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 5 बाय साइन 120। साइन 120 को बताइए कैसे लिखे, कैसे लिखे, कैसे लिखे सर, साइन ऑफ 90 प्लस 30। ध्यान से देखिए, साइन 90 बोले तो 120, साइन 90 प्लस 30, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, लेकिन 90 आ गया तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, तो 2√3 बाय साइन ऑफ थीटा 5 cos ऑफ 30। cos 30 कितना होता है बेटा, साइन 60 का उल्टा, यानी √3/2, यानी 5 बाय √3/2 बोले तो ऊपर आ गया। देखो 2 विल कैंसिल आउट, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, साइन थीटा कम्स आउट टू बी, देखिए अब
साइन थीटा इधर चला गया ना, साइन थीटा इधर चला गया तो 5 नीचे आ गया और √3 इधर आ गया, तो √3 पहले ही था, एक √3 और आ गया डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया बच्चे 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, तो ये वाली वैल्यू आ गई 37 डिग्री। क्या आ गई बच्चों 37 डिग्री। बताइए आया क्या समझ में? सभी बच्चे बोलेंगे आगे समझ में? परफेक्ट, बोलो आया ना? परफेक्ट, ठीक है ना। अब एक चीज और बताओ, ये तो चलो हमारा क्वेश्चन तो खत्म हो गया यहीं पर, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि वीआरएम भी कैलकुलेट करो। हाँ तो सर वीआरएम में क्या बड़ी बात हो गई, देखो ध्यान से, वीआरएम किधर है नीचे, वीआर किधर है इधर, वीआरएम ये रहा, वीएम ये रहा, है ना। और इन दोनों को अगर मैं पैरेललोग्राम लो कंप्लीट करूं बच्चों, तो यहां पे ही वीआर आएगा हमारा। देखो वीआर तो वही रहेगा आपका, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या वीएम गिवन है? यस सर, हाउ मच 2√3। क्या वीआर गिवन है? यस सर, हाउ मच 5। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? अब 60। क्यों 60 हो गया? देखिए ध्यान से, 90 + 30 अगर मैं वीआरएम को नीचे शिफ्ट करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी ना बच्चों, स्ट्रेट लाइन में टोटल 180 होता है, तो ये ऑलरेडी 120 है, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। वेक्टर को मोबिलिटी का यूज करके मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी बनने वाला है, दोनों की टिप या दोनों की टेल। तो आगे अब सुनो ध्यान से, दिस इज रिजल्टेंट ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा, तो r दिस इज इक्वल्स टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। याद करो हमें रिजल्टेंट वेक्टर यानी r गिवन है, हमें a वेक्टर गिवन है, हमें थीटा गिवन है, हमें क्या नहीं पता b वेक्टर, तो क्यों ना मैं b वेक्टर यहां से भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए कोई इशू है तो? कुछ भी क्वेश्चन पूछे, मैं कह रहा हूं हमारे उन 3 टाइप्स के बाहर क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है। बस हमें तो ये है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हमें पूरे क्वेश्चन को देखकर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वो 4 चीजें हमें गिवन है। फिर प्योरली वेक्टर्स की नॉलेज है बच्चों, अगर वेक्टर आता है तो हम डेफिनेटली श्योर आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। बात समझ में आई? चलिए अब हम कुछ एचसी वर्मा के जो हमारे लास्ट के क्वेश्चंस रह गए उनको डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चे तो बात करते हैं एचसीवी क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हालांकि ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हम अपने पैटर्न से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक प्लेन है जो कि ए से बी की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहता है ना, प्लेन की जो कि इनिशियल और फाइनल, ये क्या हो गया इनिशियल और फाइनल में क्या दिखाई देता है, वहां पर दिखाई देती थी बोर्ड की स्पीड, यहाँ पे दिखाई देगी प्लेन की स्पीड, यानी ये डायरेक्शन ऑफ प्लेन हमें बोल दिया गया, डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बोला गया कि विंड इज ब्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, तो VW पूरा कंप्लीट वेक्टर दे दिया हमें, ठीक है ना। और बोला गया कि जो प्लेन की वेलोसिटी है, स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू विंड, वो है 150 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं टेबल को फॉर्मुलेट करूं तो हमारे पास वही 3 फिजिकल क्वांटिटी VW, VP एंड VPW, कौन कौन सी 4 चीजें हमें गिवन है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है सर। हमें VP का मैग्नीट्यूड नहीं पता, बट हमें VP की डायरेक्शन पता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हमें विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड हमें कंप्लीट वेक्टर गिवन है 20 ड्यू नॉर्थ, और हमें VPW का मैग्नीट्यूड पता है 150 मीटर पर सेकेंड। देखिए वही 4 चीजें हमें पता है, हमें इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अब कैसे करें, लिखने का तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है बेटा, VPW दिस इज इक्वल्स टू VP माइनस VW। क्या बोला गया था, जिन 2 वेक्टर की डायरेक्शन पता है उनको एक साथ लिख लेते हैं, तो VP माइनस VW, यही गिवन है ना हम लोगों को। देखिए एक बारी, यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमसे क्या बोला गया, VPW VP माइनस VW, ये तो यही फॉर्मेट है सर। तो अब इसमें क्या करें, VW का नेगेटिव इफेक्ट लगाना है हमें, तो देखिए VP तो इसी डायरेक्शन में है,
30 डिग्री ये रहा, VW ऊपर था तो इसका नेगेटिव नीचे हो जाएगा, ये माइनस VW हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास ये कहीं पर VPW, ठीक है ना। अब ये VPW आ जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा हमें वो कैलकुलेट करना। अब तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बन गया, देखिए VPW का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, VPW इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ VW का स्क्वायर प्लस VP का स्क्वायर प्लस 2VW VP cos ऑफ थीटा। अब थीटा ये एंगल हो जाएगा बच्चों इनके बीच, ये 30 डिग्री था तो ये कितना बन जाएगा 150 डिग्री। सिंपल, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा हमें VPW पता लग गया तो क्या हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बोलो, देखिए VPW हमें पता है कितना है बच्चों, 150 मीटर पर सेकेंड, डन है। VW कितना पता है, VW हमें पता है 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस VP नहीं पता, VP को भी VP ही रहने देते हैं, प्लस 2 इंटू 20 इंटू VP। अब cos 150 को क्या लिखे, cos 150 को लिख सकते हैं हम 180 माइनस 30 डिग्री, cos 180 माइनस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस, और cos 30 कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2, तो 150 दिस इज इक्वल्स टू 400 प्लस VP का स्क्वायर माइनस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 2 इंटू 20 इंटू VP इंटू cos 30 बोले तो √3/2। लो सॉल्व कर लेना, स्क्वायरिंग करके अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो व्हाट विल बी है, हमारे पास एक ही वेरिएबल बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का, प्लस वाला रूट लेके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। उस फॉर्मेट से भी हो जाएगा हमारे पास। कल इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट भी बताया था, रिजोल्यूशन वाले वेक्टर्स वाला भी, वो उससे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता चला जाएगा, बट आंसर आता है। मैं तो क्या कहता हूँ, सिंपल सा रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, फॉर्मेटिंग आपको पता होनी चाहिए, सोल्व करने का तरीका आपको याद आता है, प्रैक्टिस करो एंड यू फील इससे बाहर नहीं होता कोई भी क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। ट्राई करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, आप लोग पक्का कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए बच्चों देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने रीड कर भी लिया होगा। बोला गया कि ए और बी कोई भी दो पर्सन है जो कि एक ओपन फील्ड में खड़े हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस x गिवन है, ठीक है, और जो विंड ब्लो कर रही है वो A to B इस डायरेक्शन में चल रही है, उसकी मैग्नीट्यूड v दे दिया हमें। अब A के पास एक ड्रम है, उसने ड्रम बजाना स्टार्ट किया, तो जो ड्रम बजाना स्टार्ट किया उसकी जो बीट साउंड सुनाई दी, वो A जब B वाले ने उसको सुना तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगा t1, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन दोनों ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया, यानी B अब यहाँ पर आ गया, A ड्रम लेकर इधर चला गया, फिर उसने अपनी ड्रम को लगाया। अब जो उसको जो बीट सुनने में टाइम लगा वो लगा t2, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो ड्रम की बीट की जो साउंड है, जो उसकी स्पीड है वो u है, और विंड की जो स्पीड है वो v है। हमें v और u कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है हमें x पता है दोनों के बीच की पोजीशन, हमें t1 t2 पता है, टाइम, यानी v और u को हमें x t1 t2 वाले टर्म्स में कैलकुलेट करना है। अब देखिए, देखने में बड़ा लंबा सा क्वेश्चन लगता है, ये पढ़ोगे तो आपको देखिए बाप रे ये कैसा क्वेश्चन है, बट अगर आप देखो, ध्यान से देखिए, विंड भी इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है और उसकी बीट यानी साउंड भी इसी डायरेक्शन में गई, और सर ये तो डाउनस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जब इन दोनों ने इंटरचेंज कर ली तो विंड की डायरेक्शन अब यही है, बट बीट की साउंड की डायरेक्शन अब ये हो गई, अरे सर ये अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन लगेगा, तो क्यों ना किया जाए हमारे पास। अच्छा, सेकेंडली कोई भी हमारी स्पीड का वेरिएशन नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है बच्चे, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम हमें t1 a से b में जाने में, जब a इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हमें पता है a से b की डायरेक्शन देखिए क्या है बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, और डाउन स्ट्रीम जा रहे तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी v प्लस w, ये बना हमारे पास t1, यानी मैं यहाँ से v
v प्लस यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चे मेरे पास x बाई t1। लो जी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, b यहाँ पर आ गया, a यहाँ पर आ गया। अब जो हमारी साउंड आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन विंड अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी आपको नहीं लगता ये अपस्ट्रीम वाला केस आ गया है। टाइम जो इस प्रोसेस में लगा वो t2 लगा, लेकिन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी भी x है। स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, v माइनस यू। स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, v माइनस यू। चलिए जी बहुत अच्छी बात। अब देखिए बड़ी सिंपल सा प्रोसेस हो गया बच्चे, यहाँ से v माइनस यू की रिलेशन निकाल लेते हैं। तो x बाई t2 कितने वेरिएबल है बच्चों, 2। कितनी इक्वेशन है, 2। क्यों नहीं सोल्व किया जाए, अब इसको सोल्व करना बताओ, कोई बड़ी बात है क्या। क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल कैंसिल आउट। व्हाट विल हैव, वी हैव 2v, दिस इज इक्वल्स टू x बाई t1 प्लस x बाई t2, है ना। v की वैल्यू देख लीजिए क्या आ गई हमारे पास, 1/2 x बाई t1 प्लस x बाई t2। सिमिलरली अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो व्हाट विल वी हैव, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी आपके पास। तो बस साइन है, माइनस करो तो माइनस करे तो वी विल कैंसिल आउट। तो 2u दिस इज इक्वल टू x बाई t1 माइनस x बाई t2। तो अब u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, x बाई 2 कॉमन ले लिया मैंने, x 1/t1 माइनस 1/t2। लो जी हमें t1 और t2 और x हमें गिवन था, तो हम लोगों ने v और u को गिवन क्वांटिटीज में निकाल लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए अब जो 51 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या सेम वही प्रॉब्लम है बच्चों, बट उन्होंने क्या किया, पहले वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़े हुए थे। अब अभी भी हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन वो पहले ए डायरेक्शन में खड़े हुए थे एक ही लाइन के लोग, अब वो खड़े हो गए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यानी डायरेक्शन ऑफ विंड के परपेंडिकुलर वो खड़ा हो गए। पहले जिधर विंड थी या तो उसी के अलोंग या उसके अपोजिट खड़ा हुआ था। अब विंड ऐसे चल रही है तो ड्रमर तो अभी भी यहीं खड़ा हुआ है, लेकिन जो बंदा है वो बिल्कुल अपोजिट एंड पर उसके परपेंडिकुलर खड़ा हो गया, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि जब इसने बजाना स्टार्ट किया, अगर ये ऐसे ही बजाए, और अब ये तो जो साउंड है ये तो चारों डायरेक्शन में फैलेगी, जरूरी तो नहीं ना बस सीधी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, मेरे पीछे वाले को नहीं सुनाई देगा। मैं अगर ड्रम बजाऊंगा तो वो तो चारों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी बंदों को सुनाई देगी। अब अगर ये सीधी साउंड ये जाए, सीधी जाएगी, तो ये तो वही हो गया सर मिनिमम टाइम वाली सिचुएशन, मिनिमम टाइम वाली सिचुएशन है ना। तो ये वाला आपके पास वेलोसिटी ऑफ ड्रमर हो गई, या वेलोसिटी ऑफ ड्रमर कितनी मानी थी हम लोगों ने, v, और ये कितना हो गया u। तो इस बंदे को ये वाली साउंड तो नहीं सुनाई देने वाली, क्योंकि रिजल्टेंट यहां कहीं पे चला जाएगा। तो जो साउंड इधर गई होगी ड्रमर की, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, वो इसको सुनाई देगी। वही टाइम लैग पूछा गया हम लोगों के पास, ठीक है ना, कि कितने टाइम के बाद उसने बजाया, दिखाई दिया और सुनाई दिया, दोनों में क्या टाइम लैग आएगा, वही हमें कैलकुलेट करना। दोबारा सुनिए, ड्रमर से जो साउंड की स्पीड जाएगी वो तो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जाने वाली है। घर में बैठते हो ना भैया, स्पीकर वगैरह बजाते हो ना, स्पीकर की आवाज ये थोड़ी ना जो स्पीकर के सामने उसी को सुनाई देगा, पीछे वाले को बिल्कुल आवाज नहीं आती है, वो तो सभी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना। एनर्जी प्रोपिगेट करती है। चलिए, तो जो एनर्जी ऐसे निकल के जाएगी, साउंड बेसिकली एनर्जी, जो साउंड ऐसे निकल के गई वो तो नहीं सुनाई देगी इसको, लेकिन जो इस डायरेक्शन में गई, हाँ उसके चांसेस है कि वो यहाँ पर आ जाए, सुनाई दे जाए। हमें वही टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद उसको सुनाई देने वाली है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, क्या बड़ी बात होगी। फिर दोबारा देखो क्या करें, v के दो कंपोनेंट कर लिया जाए, क्यों ना। ये क्या बन गया हमारे पास, v cos थीटा, ये क्या बन गया बच्चे, v sin थीटा। देखो ध्यान से, इस a पॉइंट के ऊपर जा रहा है v cos थीटा से, इधर जा रहा है v sin थीटा से, और इधर जा रहा है u से। तो एक तो चीज समझ में आ गई, बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, तो हमें ये वाली वेलोसिटी चाहिए। जब भी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, यानी u मस्ट बी इक्वल टू v sin थीटा, यानी sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, u बाई v। अब u परपेंडिकुलर हो गया, v हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ना बनाया जाए,
राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा आ जाए, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर यू है, हाइपोटेन्यूज वी है, तो ये कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लो क्यों निकाला, रीजन भी अभी समझाता हूँ, क्योंकि मुझे वी cos थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए। cos थीटा को अब एंगल की टर्म्स में तो नहीं निकालेंगे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए ये दूरी कितनी है बच्चों, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, तो टाइम कितना लगा बच्चे, x डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना बच्चे v cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू देखिए, cos थीटा क्या होता है बच्चे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चलिए तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी x बाय बेस कितना बच्चों, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों v, दिस इज xv बाय अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लो जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इधर विंड चल रही थी, है ना, जिस डायरेक्शन में विंड है ए और बी, यानी ऑब्जर्वर और लिसनर, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक ही डायरेक्शन में खड़े हुए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, या तो ऐसे या ऐसे, बस। अब इसमें क्या हुआ, विंड के परपेंडिकुलर खड़ा हो गया है, विंड के परपेंडिकुलर खड़ा हो गया, तो बोला गया कि बताइए अब कौन सी डायरेक्शन में, अच्छा थीटा भी पूछा गया कि कौन सी साउंड हमें सुनाई देने वाली है, तो ये वाली, कहाँ गया थीटा, u बाई बी, यानी अगर थीटा भी पूछे तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स u बाई बी। पूछा जाए बताइए कौन सी साउंड, कितने एंगल, वर्टिकल के साथ कितने एंगल वाली साउंड हमें सुनाई देगी, परपेंडिकुलर, ये वाली साउंड। ये वाली साउंड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो साउंड ऐसे जाएगी वेलोसिटी ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे, तो ये वाली साउंड जो परपेंडिकुलर निकलने वाले वो तो कहीं यहाँ पर चली जाएगी, लेकिन मेरे पास ऑब्जर्वर या लिसनर तो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो जो साउंड ऐसे निकलने वाली है किसी भी एंगल थीटा पर, उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है वो यहाँ पे पहुंचेगी, और यहाँ पे पहुंचेगी तो ये थीटा पूछे, थीटा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। टाइम पूछा गया था तो टाइम भी आ गया, एक्स वी बाई अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जल्दी बताइए आया क्या समझ में, बहुत बेसिक है, हर एक चीज वही तो, रिपीटेशन ही तो है कॉन्सेप्ट का। अगर आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पावर है, कॉन्सेप्ट सीखो, चार चीजें ढूंढो। अच्छा इसमें चार कौन कौन सी चीजें गिवन थी देखो, वेलोसिटी वेक्टर पूरा गिवन था, वेलोसिटी वेक्टर पूरा गिवन था हमारे पास, और साउंड वेक्टर भी पूरा गिवन था इस केस में, तो दो कंप्लीट वेक्टर गिवन थे, एक वेक्टर कंप्लीट निकालना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कोई भी फॉर्मेटिंग ले लो, उन तीन से बाहर नहीं जा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, लेकिन 52 वाले क्वेश्चन से पहले एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए क्या हुआ है, ये एग्जाम्पल है एच.सी. वर्मा का, एग्जाम्पल नंबर 20। तो देखिए क्या बोला गया है, समझा देता हूँ। स्टेटमेंट लिखी हुई है कि तीन पार्टिकल है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है, ठीक है ना, ट्रायंगल एबीसी। अच्छा इक्विलेटरल का मतलब समझ में आते हैं, हमें समझ में आ गया, 60 डिग्री एंगल है। अब एक यहां पर खड़ा हुआ है, एक यहां पर खड़ा हुआ है, और एक यहां पर खड़ा हुआ है, और तीनों की स्पीड से, v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर वो कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव करते चले जाएंगे तो ये कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग, लेकिन अब क्या बोला गया कि जो इनकी स्पीड की डायरेक्शन है ना, मतलब समझाता हूं। अब देखिए t इक्वल्स टू 0 पे ये यहां पर खड़ा हुआ है, ये यहां पे खड़ा हुआ है, ये यहां पे खड़ा हुआ है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा और ये उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ा, यानी ये बना हमारे पास b1, ये बना हमारे पास c1, और ये बना हमारे पास a1। अब इनकी कंडीशन क्या है कि b c को अप्रोच करेगा, यानी जिधर जिधर c जाएगा ना, b अपनी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में कर लेगा। बात समझ में आई, ये सीधा इसी लाइन पे नहीं चलने वाले। तो हुआ क्या, b ने जैसे ही c यहाँ पे आया, b ऐसे चला गया अब अपनी डायरेक्शन, c ने इसकी डायरेक्शन में कर ली, और a ने इसकी डायरेक्शन में कर ली। बात समझ में आई, समझ में आया। तो क्या कर रही है, एक लाइन के अलोंग नहीं चल रही है, एक दूसरे को देखते हुए चल रही है। जिधर तू चलेगा उधर उधर मेरी डायरेक्शन बढ़ती चली जाएगी, है ना। वो ऐसे था तो मैं ऐसे चल रहा हूँ, फिर वो ऐसे आ गए तो मैंने अपनी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लिया, वो ऐसे आ गए तो ऐसे डायरेक्शन को चेंज कर लिया। क्योंकि अगर सीधा इसी ट्रायंगल पे चलते रहते, कांस्टेंट स्पीड है, तो इनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती तो कभी मिल नहीं पाती, लेकिन मिलेंगे जरूर। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है,
कि ये हमेशा एक दूसरे को देखते हुए अप्रोच कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया। तो अब देखिए ये ऐसे बना, ये ऐसे बना और ये ऐसे बना। यानी आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, हाँ सर अब तो चांसेस लग रहे हैं इनके मिलने के, और मिलते ही तो है। वो हमसे बोला गया कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। अच्छा मिलेंगे कहाँ, तो अगले एक और देख लीजिए, ये B2 बन गया हमारे पास, ये C2 बन गया हमारे पास, ये A2 बन गया हमारे पास। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। यानी अब जो ट्रायंगल बना वो ऐसा बना। समझ में आ गया होगा, यानी वो सेंट्रोइड पर मिलने वाले हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, बी ने चलते हुए कैसे पाथ को फॉलो किया, ए बी ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए गया कर। ए ने कैसा किया, ए ने ऐसा किया। सी ने कैसा किया, सी ने ऐसा किया। देखो है ना, तो लिटरली इनके पाथ को अगर मैं बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूं तो दिस इज सेंट्रोइड, ये ऐसे चलते हुए आया, ये ऐसे चलते हुए आया और ये ऐसे चलते हुए आया, और तीनों यहां पर आकर मिल गए। समझ में आया क्वेश्चन, फिर समझना, तीनों चल इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रहे हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं। जिधर जिधर ए बी सी शिफ्ट होते चले जाएंगे, हम अपनी डायरेक्शन साथ के साथ चेंज कर लेंगे। पहले वो यहाँ पे खड़ा हुआ था तो मैं सीधे था, फिर वो यहाँ पे पहुंचा तो मैं ऐसे आ गया, फिर ऐसे पहुंचा तो मैं ऐसे आ गया। तो सी ने ये वाला पाथ फॉलो किया, बी ने ये वाला पाथ फॉलो किया, ए ने ये वाला पाथ फॉलो किया, ये तो मिल गई। अच्छा एक चीज और बताओ, जो ये ट्रायंगल हर बारी बना, ए बी सी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, जितने भी बनेंगे ये बनेंगे हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके चलिए, अब इस क्वेश्चन को करने का ना बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, रिलेटिव। अब रिलेटिव से देखिए मजा आता है कैसे, देखो ध्यान से, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल ये ऐसे चल रहा है विद सम स्पीड v, ये ऐसे चल रहा है विद सम स्पीड v, है ना, बिल्कुल यही तो क्वेश्चन था। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, रिलेटिव से देखिए। अब ध्यान से सुनो, अब रिलेटिव क्यों चीजों को इजी बनता है इस क्वेश्चन में आपको समझ में भी आ जाएगा। दोनों के बीच की दूरी a मानी है। अच्छा एक बात बताओ, इस v के दो कंपोनेंट करो तो v का ये तो 60 डिग्री है बच्चों, ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया v sin 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया बच्चों v cos 60 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, सोचो अगर मैंने इसको ऑब्जर्वर बना लिया, ऑब्जर्वर तो राजा बाबू, ऑब्जर्वर तो राजा बाबू, राजा तो कभी नहीं चलता, तो क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके इस पे चिपकाओ। चलो चिपकाते हैं। अब मैं इनका नाम दे देता हूं, दिस इज बी, दिस इज सी। वेलोसिटी ऑफ बी सी विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी ऑब्जर्वर है तो वी सी माइनस वी बी। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। आओ, अब क्या हुआ सर, देखो ध्यान से, ये इधर जा रहा है v sin 30 यानी v रूट 3/2, इधर आ रहा है v cos 60, cos 60 हो गया v/2, और इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इफेक्ट ये आ गया, आया नहीं आया, कितनी v और ऐड कर दो। अच्छा अब ये बताओ, जब वो मीट करना है यानी मिलना है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके साथ आएगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको लेके आएगा इसके पास। भाई इसको मिलना है ना, हिट करना है तो क्या करो, उस डायरेक्शन में फेंको जहां वो बैठे हैं। मिलने के लिए भी तो यही करते हैं, तो मिलने के लिए क्या करना है सर, ये डायरेक्शन यानी v प्लस v/2 ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस सी पार्टिकल को इस पार्टिकल के पास लेके आने में। तो स्पीड पता लग गई हमें, कितनी होगी स्पीड, देखिए स्पीड कितनी होगी बच्चों, v प्लस v/2, v प्लस v/2 यानी 3v/2, ये तो स्पीड हो गई। डिस्टेंस कितना है बच्चों a, टाइम देखो, टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, स्पीड कांस्टेंट है रे, वेरी गुड। टाइम का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस यानी a बाय स्पीड 3v/2 यानी 2a/3v, खत्म, एक लाइन आंसर फट। नहीं आया समझ में, दोबारा सुनिए। पहले तो ये डायग्राम, ये पिक्चर समझ में आनी बहुत जरूरी है। पिक्चर समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 52 अपने आप ही हो जाएगा। हमने इसमें ट्रायंगल लिया, उन्होंने हेक्सागन ले लिया, ऑक्टा ले लो, कुछ भी ले लो यार, कैसी भी शेप ले लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।
कि पहली बात तो ट्रायंगल पे चले लेकिन वो एक दूसरे को देखते हुए अप्रोच करे, जहां हो जाएगा वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती चली जाएगी। तो देखो मैंने कैसे पाथ लिया, सीधा चलूंगा तो ये मेरा पाथ रह गया ना, लेकिन जैसे जैसे मेरे पाथ को देखना एक बार, जैसे जैसे वो चेंज होता जा रहा है, मैं कर्व लिया ना तो यही कर्व मैंने लिया, यही कर्व ये लेगा और यही कर्व ये लेगा। अब हमसे बोला गया चलिए ठीक है ये सेंट्रोइड पे मिल गए, टाइम बोलो। हाँ टाइम के लिए हम लोगों ने रिलेटिव का यूज कर लिया। भैया देखो ए पार्टिकल तो इसे ऐसे जाएगा, बी पार्टिकल इसे ऐसे जाएगा, थीटा एंगल है, दो कंपोनेंट क्यों ना कर लिया जाए। अब इन दोनों के बीच की दूरी कौन सा कंपोनेंट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल, और वो कैसे करेगा सर, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाओ। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट देखे तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, यानी ऐड होगी तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि डिस्टेंस कम करने वाली है। ये कुछ नहीं करने वाला, किसी भी काम में हेल्प नहीं होगा, इनको अप्रोच कराने के लिए ये वाली वेलोसिटीज हेल्प करने वाली है। बस दोनों को ऐड करो, डिस्टेंस से डिवाइड करो, टाइम आ गया। बताइए जल्दी। आई होप ये सब चीजें समझ में आया। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम कि हेक्सागन है, हेक्सागन जिसकी साइड हमें गिवन है ए, ठीक है, अच्छा सा हेक्सागन बना लेना, वही ए बी सी डी 6 पार्टिकल्स हैं और सभी v स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो बताइए कहां पर मिलेंगे वो, और स्पीड मूव करने का भी तरीका क्या है, एक दूसरे को अप्रोच करते हुए आ रहे हैं तभी मिल पाएंगे वो। बात समझ में आई ना, आगे तो डायग्राम पाथ तो कैसे भी बना लेंगे आप लोग। यहाँ पे मिलने वाले तो ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, मिल जाएंगे। अब हमसे बोला गया कितने टाइम में, तो अब बात आती है सर इंटरेस्टिंग, क्यों ना सी और डी को देखा जाए। भैया सी ये रहा जो कि जा रहा है v स्पीड से, डी ये रहा जो कि जा रहा है v स्पीड से। हेक्सागन है बच्चों, हेक्सागन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, देख लेना, ये 120 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, मैथ्स है। चलिए दोबारा वही करते हैं सर, इसका ये कंपोनेंट v cos 60, इसका ये कंपोनेंट v sin 60। फिर देखिए इनको अप्रोच करने में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्यों ना CD यानी VCD कर लिया जाए, या VDC कर लो, VDC कर लिया तो VD माइनस VC करो, VD माइनस VC करो, टाइम निकालना भाई, टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। v cos 60, अब देखिए ये हो गया v√3/2, ये हो गया v/2, लेकिन इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इफेक्ट, तो नेगेटिव इफेक्ट इधर डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इस c को नेट वेलोसिटी, इनका नेट वेलोसिटी से चलता हुआ आएगा, यानी c कितनी वेलोसिटी बची बच्चों इधर, v माइनस v/2 यानी v/2। कितना सेपरेशन है मेरे प्यारे बच्चों, a। टाइम बोलो यार, बोलो टाइम, बोलो टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी v/2, यानी 2a/v। अच्छा कोई मुझसे ये पूछा जाए कि बताओ चलो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया, एक पार्टिकल ने कितनी दूरी चला, हाँ तो स्टार्ट कर लेते ना भाई। टाइम, इतने टाइम के बाद मिलेंगे ना सभी, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बोलो सभी, v, टाइम कितना 2a/v, तो चला कितना, हर एक पार्टिकल 2a डिस्टेंस चलेगा। सेम ऐसा ही चाहो तो आप उसमें भी निकाल सकते हो, किसमें, ट्रायंगल वाले में, ट्रायंगल वाले में कर सकते हो ना भाई। टाइम निकाल लिया था हम लोगों ने, टाइम हमें पता लग गया, अब क्या रह गया था, डिस्टेंस पूछा गया, तो स्पीड इनटू टाइम यानी v इनटू टाइम, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए, आई होप ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने एच सी वर्मा के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब आप लोगों का एक ही काम है बच्चों, घर पे बैठकर इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर सारे क्वेश्चंस कर पाए तो आप लोग देखोगे आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं डाउट है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करना, कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन ट्राई करना, और यू विल रियलाइज कि वाओ मजा आ गया। दिस इज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, और उसका एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में करेंगे तो हम सोल्व कर पाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। और आज हमारा काइनेमेटिक्स पूरा खत्म हो गया, कंप्लीट डन। सभी वेराइटी, सभी चीजें, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम लोगों ने हर चीज को एनालाइज किया।
आई होप काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। चलिए बच्चे, एक स्पेशल फॉर्मेट, लास्ट क्वेश्चन स्पेशल फॉर्मेट। दिल है कि माना नहीं, कि सोचा करा ही दूं आपको वो भी। देखो क्या है, मान लो कि ए पार्टिकल ये खड़ा हुआ है आपके पास और बिल्कुल इससे एल डिस्टेंस पर एक और पार्टिकल है, ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चला। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 की बात कर रही है v। अब कंडीशन हुई, ये सीधा चल रहा है लेकिन ये हमेशा इसको देखते हुए चल रहा है, सेम वैसे ही पैटर्न। अच्छा, वो बोला गया बताओ कितने टाइम के बाद ये मिलने वाले हैं। तो मिलने की पहली कंडीशन क्या है, इसकी स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी मिल पाएंगे। तो v शुड बी ग्रेटर देन u, बेसिक चीज ये। अच्छा, इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, l है सर। तो t इक्वल्स टू 0 पे इनका रिलेटिव डिस्टेंस कितना बचा, रिलेटिव डिस्टेंस यानी रिलेटिव दूरी कितनी है इन दोनों के बीच का, l। और जब वो मिल जाएंगे किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहां पर मिल गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा उनके बीच में, 0 एट t इक्वल्स टू टाइम, तो 0 हो गया। देखना ध्यान से। अच्छा, अब चलने के लिए क्या कंडीशन है, जब वो यहां पर पहुंचे तो इन्होंने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली, यहां पर पहुंचे तो वो भी ऐसे कर ली इन्होंने डायरेक्शन, यहां पे पहुंचे तो उनकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। यानी अगर मैं थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, किसी टाइम पर वो यहां पे पहुंचा, ठीक है ना, वो यहां पे था, फिर उसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली, फिर वो यहां पे पहुंचा तो उसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली, फिर यहाँ पे पहुंचा तो उसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली, फिर यहाँ पे पहुंचा तो उसने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर ली। यानी पाथ कुछ ऐसा फॉलो करते हुए जाएगा ये, और ए टाइम पर वो मिल गया। चलिए पहले तो ये देखिए, आया समझ में। चलो अब अगर हम बात करें किसी भी टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी v चेंज नहीं हो रही, v कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज करते जा रहा है, तो थीटा एंगल पर उसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, ये हो गया सर v cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों, v sin थीटा। ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, इसको अप्रोच कराने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, v cos थीटा या v sin थीटा, तो v cos थीटा। चलिए किसी भी टाइम t पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो उतने ही टाइम t में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सर डिस्टेंस x ट्रेवल कर लिया होगा मान लो, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आगे जाएगी, u इंटू टी। बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है सब चीजें, भैया u स्पीड से चल रहा है, t टाइम में ये डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट v cos t इंटू टी नहीं कर सकता, सुनना, ये वाला जो भी इसका डिस्टेंस है मैं ये नहीं लिख सकता बेटा, v cos थीटा इंटू टी। लो सर ये x के बराबर है, क्यों नहीं लिख सकता, रीजन बताओ। क्योंकि सर यहाँ पे cos थीटा लगातार चेंज हो रहा है, वेरिएबल स्पीड हो गई। वेरिएबल स्पीड हो गई तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन v cos थीटा इंटू डी टी। नहीं आया समझ में, आया। दोनों को मीट करना तो इनका दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, तभी मिल पाएंगे भाई वो। चलो जी बहुत सुंदर। यानी इसने किया v cos थीटा dt, इसने किया x, ये भी x के ही बराबर है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो v cos थीटा dt किसके बराबर आया बच्चों, ut के बराबर, v कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt क्या लिख सकता हूं मैं, ut बाई v। पहली बात तो ये समझ में आया क्या, दोबारा समझिए। दोनों को मिलना है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगा विद स्पीड u, ये जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगा भाई, जितने टाइम में, अगर ये यहां से यहां 2 मीटर चला तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो ये है v cos थीटा, और थीटा चेंज हो रहा है लगातार, उतने ही टाइम टी में ये पी भी आपके 2 मीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करना चाहिए, तभी जाकर वो मिल पाएंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी भी टाइम पर सेम होना चाहिए। तो इसका देखा टी टाइम पे कितना है, इसका देखा तो स्पीड वेरिएबल है, तो छोटा सा डिस्टेंस v cos थीटा dt उतने ही टाइम में x के बराबर होगा, पहली बात तो। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों, अच्छा फॉर्मेट है इसलिए कह रहा हूं, फॉर्मेट याद होगा तो ही कर पाएंगे। चलो देखो,
किसी टाइम पे वो यहाँ पे था, ये यहाँ पे था हमारे पास, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास v, ये आ गया हमारे पास थीटा, तो ये बना हमारे पास v cos थीटा। अच्छा, उसी टाइम पर इसके पास वेलोसिटी चल रही थी u। ध्यान से सुना, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं बच्चों, जो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये लाइन इनको इंटरसेक्ट करेगी, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो u का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा बच्चे, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। अब इनका ये रिलेटिव डिस्टेंस देखो, ये रिलेटिव डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, तो एक पे बैठ जाओ, एक पे बैठ जाओ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएंगे, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बच्चों, v, ये v है, माइनस v cos थीटा, ये रिलेटिव हो गई, इनटू डी थीटा कर दो, सॉरी dt कर दो, ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गया इनका, क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस, क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस। चलिए, नहीं आया समझ में, दोबारा देखिए, ये आपके पास v किसी भी टाइम पर, और ये आपके पास u सेम रहेगी। जब उनका दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम आ गया, यानी इसने भी x किया, इसने भी x कवर किया, तो उस टाइम पर v cos थीटा, ठीक है, फिर ये v और ये v, तो रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, v माइनस u cos थीटा इंटू डी टी, v माइनस u cos थीटा इंटू डी टी। चलिए, ये रिलेटिव डिस्टेंस है बच्चों, रिलेटिव डिस्टेंस, इनका रिलेटिव डिस्टेंस जो इनिशियली कितना था l, और धीरे 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 कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आई आप लोगों को, जल्दी बताइए। अब ये बताइए, रिलेटिव डिस्टेंस इनिशियली कितना था l, फाइनल कितना हो गया, जीरो, तो टोटल रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया, l। लो भैया, मैं फिर कह रहा हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, याद होगा तो ही आपको आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, दिमाग नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आ गया समझ में, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। अब देखो, इसको सोल्व करो, v dt माइनस u cos थीटा dt, दिस इज इक्वल टू l। ये देखो इंटीग्रेशन किया, vt आ गया, ये तो बच्चों माइनस u बाहर ले लो, cos थीटा dt, दिस इज इक्वल टू l। आया समझ में। अब ध्यान से देखो, cos थीटा dt, cos थीटा dt ut by v, रखो वैल्यू, vt माइनस u, cos थीटा dt की वैल्यू, cos थीटा dt की वैल्यू क्या रख दी, ut by v, ut by v, ठीक है ना, ut by v, सही है ना, हाँ, दिस इज इक्वल टू l। लो भैया, अब यहां से t कॉमन ले लो आप, t कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना बच्चे, v माइनस u स्क्वेयर बाई v इज इक्वल टू l। तो t की वैल्यू देखे, एलसीएम ले लो बच्चों, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर बाई v, दिस इज इक्वल टू l। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, lv बाई v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। लो बच्चों, दिस इज योर आंसर। मैं कह रहा हूँ स्पेशल टाइप है बच्चे, स्पेशल टाइप है, अगर कर रखा होगा तो ही दिमाग लगने वाला है, नहीं तो 10 20 30 50 60 कितने भी साल निकल सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे दिमाग। फिर कह रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट आपको टच करने की कोशिश करिए। अब आपकी मेहनत है बच्चों, आप अपनी मेहनत से क्वेश्चंस लगाइए, जो भी आप लोगों की बुक्स रेफर की गई है सभी बुक्स को लगा लीजिए। हम लोगों ने भी बहुत अच्छी बुक्स को फॉलो किया है और सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किया है कवर अप कराने के लिए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।